एक मिनट। देखो अपन जो बता रहे थे ये था शायद यही था ना सौरभ, देखो यही बताए थे ना। हाँ सर यही लास्ट हुआ था। चल देखो इसके बाद एक बार हम देख दे 2 मिनट बता दूं क्या है। ये हमने जो फॉर्मूले बताए थे इसमें ये बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ में मास F इक्वल टू ma था। ma बोलना गलत रहता है, y में gc अपन लिखते हैं, gc प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और gc को हम 1/gc प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड gc को यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। 1 kgf के लिए जो फॉर्मूला और gc का वैल्यू 1 रहता है जनरली, जो अपन फाइंड आउट करते हैं, जो अपन निकाले भी थी, gc इक्वल टू 1 kg मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर इन ऐसा यूनिट। तो सो a के बदला a बाई gc होता था, तो a बाई gc जो कि एक्सेलरेशन है, अगर उसमें हम नहीं भी gc से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका वैल्यू वही आता है जो उसका एक्सेलरेशन था। ये अपना ठीक है। और फिर वेट का था, वेट का लिए हमने डेफिनेशन बताई थी। जो फिर डेंसिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेंसिटी। प्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंट था कि प्रेशर जनरली गलती होने के चांसेस रहते हैं, जो आप मैनोमीटर से मेजर करते हैं। दिस प्रेशर भी पी गेज, गेज का प्रेशर कहलाता है। रेफरेंस लाइन यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ऊपर का होगा वही मैनोमीटर मेजर करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके नीचे का बिलो, जिसको वैक्यूम बोलते हैं, वो आप मेजर करते हैं बॉर्डन गेज से, उसको आप मेजर करते हैं। और यही था इसमें। मैनोमीटर के लिए हमने बताई थी मैनोमीटर क्या होगा। मैनोमीटर के लिए इसलिए समझाया था कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो ये जो कॉलम की हाइट है वो डिक्रीज कर जाएगा, अगर इनसाइड का अगर ज्यादा है तो अप हो जाएगा। ये अपने पास दिया हुआ था, ठीक है। और ये फॉर्मूले थे, इक्विवेलेंट भी निकाला था हाइट के अकॉर्डिंग टू, लास्ट में था 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ये फॉर्मूले थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन है, कैलकुलेटर रखे हो ना, नहीं तो रख लेना। देखो आसान देता हूँ कैलकुलेट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और आसान सा बनना है। देखो ना कितने हैं, एक आध हम समझाते हैं फिर देखना जो पूछे हुए क्वेश्चन है पूछते हैं। क्वेश्चन है a rock submerged in seawater at depth 40 meter. Density of seawater 1100 kg per meter cube. What is pressure acting on rock? Acting on rock. What is pressure acting on rock? समझ में आया क्वेश्चन क्या है। ये दिया हुआ है कि एक रॉक है माने पत्थर है जो सी वाटर समुद्र वाटर में है और उसकी डेप्थ दी हुई है 40 mm और इस पे लगने वाले कितना प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। यानी अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखो इस सॉल्यूशन में, तो उसके पहले सॉल्यूशन में क्या है, ये सी वाटर है फॉर एग्जाम्पल, और सी वाटर के ऊपर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर के ऊपर में होगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर।
जनरली हम निकालते हैं रो GH करके निकाल देते हैं और गलत हो जाता है, क्योंकि सी वाटर है, उसके ऊपर में ही प्रेशर है और उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड है विल बी इक्वल टू द P एटमॉस्फेरिक। और मान लो कि जो रॉक दिया हुआ इसके नीचे, उसकी डेप्थ आपको दी है 40, मान लेते ये रॉक है और इसकी डेप्थ जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेजर करते हैं। ये H डायग्राम तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास से आंसर बना सकते हैं, ये तो समझाने के लिए। P एटमॉस्फेयर ये दिया हुआ है H इक्वल टू 40 mm, ये मान लो रॉक पत्थर है, और रो की वैल्यू 1100 kg पर मीटर क्यूब। देखो इसमें दिया हुआ 1100 kg सी वाटर की पर मीटर क्यूब। तो अगर इसका पी रॉक प्रेशर एंड रॉक यदि फाइंड आउट करना है, पी रॉक तो कितना होगा, पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज। पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज। गलती से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पी गेज रो जीएस आंसर निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अपन समझते हैं कि इसके नीचे इतना है, रो जीएच आंसर होगा, लेकिन तो ये आपको निकालना पड़ेगा। पी एटमॉस्फेयर अगर हम निकालते हैं तो किलो पास्कल में निकाले थे, याद होगा किलो पास्कल में, देखो प्रेशर की यूनिट हमने निकाली थी यहाँ से, किलो पास्कल। किलो पास्कल है, और उसका वैल्यू फाइंड आउट करके ये तीनों चीज हमने निकाली। 1 एटमॉस्फेयर 0.1325 किलो पास्कल है, तो यानी कि 1 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक है, तो इसका मैग्नीट्यूड है 101.32 प्लस पी गेज का वैल्यू रो जी एच। रो का मतलब इसका रो 1100 इंटू जी 9.81 इंटू एच रो जी एच। और जो रो जी एच प्रेशर का यूनिट निकलता है वो पास्कल है। यदि किलो पास्कल यदि आप करेंगे तो 1000 से आप ऐड कर दोगे, तो ये टोटल का यूनिट आ जाएगा किलो पास्कल। और अगर इसको सॉल्व करते हैं, सर बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा 1.10325 ही लेंगे ना? कितना? 101.325। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है 101.325 या 32 जो अपन ले रहे हैं 3J2, इसका वैल्यू वही एटमॉस्फेरिक, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही लेंगे। यानी कहीं पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हो रहा है तो ऑलरेडी हम वो कैलकुलेट तो कर ही रहे हैं, माइनस करेंगे पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट में तो फॉर्मूले में एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला देखो, ये एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर के फॉर्मूले में माइनस भी तो है, यानी एटमॉस्फेरिक से कम भी तो ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा एब्सोल्यूट जब निकाल रहे हैं तो पी एटमॉस्फेरिक तो कांस्टेंट होगा, और जो वैल्यू एब्सोल्यूट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्लस और वैक्यूम होगा तो माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं, पी एटमॉस्फेरिक की कौन सा वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कौन सी, कहने का मतलब एब्सोल्यूट है कि गेज है, कौन सा है। जैसे प्रेशर ऑफ रॉक, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जब एब्सोल्यूट में तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इसका हो जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो तो कैलकुलेटर है नहीं यस है? सर, मैं कर रहा हूँ। ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा। वन 101.32 प्लस तो 532.52।
टोटल ना डायरेक्ट लिख लेता हूँ, टोटल आंसर है तुम्हारा 532. 500, वेरी गुड, 32.52 52 यूनिट किलो पास्कल। किलो पास्कल। देखो ये इसका आंसर है, ये आंसर क्वेश्चन ही पूछा हुआ लेकिन गलती से गलती करता है स्टूडेंट, वो रोज ही आंसर डायरेक्ट आंसर निकलता है, पहले मैंने भी निकाल दिया था रोजी ऐसे। तो वो गलत है, तो उसमें पी एटमॉस्फेरिक हाँ। अपने को ऐड करना पड़ेगा रॉक पे तो सही निकलेगा, ठीक है ना। तो अब मान लो कि इसमें एक नोट लिखो, इससे एक और हम कंक्लूजन निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं इससे। नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब जैसे तुम पूछने के सर सब जगह पे ऐसा ही लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके लिए मैं नोट निकाल लेता हूँ, जनरली ये लेते हैं, लेकिन अगर उसमें एलिवेशन चेंज है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग टू पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसका डेटा दिया रहेगा, एक नोट लिख करके इसमें अपने पूछ वो कर लें कंक्लूजन की क्या होगा एटमॉस्फेरिक के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर not only changes with elevation, elevation लेते हैं सी लेवल से जनरली, but also with density of air। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो डिपेंड करेगा केवल ये हो गया, और अभी जैसे पूछ रहे थे सर क्या हमेशा, तो दो चीज, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, एलिवेशन अगर चेंज है तो आपको चेंज करना निकालने का पड़ेगा, और फिर ये निकालना पड़ेगा। और डायरेक्टली होता है कि हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट विल बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी से हो सकता है, तो दोनों में अगर करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करके वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी ऐसा देखो इन जनरल क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये है कि हाइट, जितनी आप हाइट पे ऊपर जाएंगे, जितनी हाइट पे ऊपर जा रहे हैं, यानी हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है, जितना हाइट ऊपर होगा उतनी उसकी डेंसिटी कम होगी। और दोनों को अगर एक अगर हाइट बढ़ रहा है, दूसरा डेंसिटी डाउन कर रहा है, या डेंसिटी बढ़ रहा है तो हाइट डिक्रीज कर रहा है, दोनों इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली आप यहां से एक और निकाल सकते हैं, ρ1 h1 इक्वल टू ρ2 h2, ρ1 h1 इक्वल टू ρ2 h2, ठीक है। अब मान लो कांस्टेंट कर दिया कि हाइट बढ़ा दी, लेकिन उसने बोला डेंसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है किसी रीजन से, तो फिर आपको पी एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पी एटमॉस्फेयर का तो वही वैल्यू है जो अपन 101.325 लिया, उसमें चेंज ही नहीं करेंगे खुद से। अगर उसने बोला ऐसा है तो चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं। 95 का 99% क्वेश्चन में कोई पी एटमॉस्फेरिक चेंज डायरेक्ट पी का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देना हो, ये बनाना थोड़ा तो अभी 2 मिनट समझ के कैसे हैं ये समझ में आएगा ना, आप गलती तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ सर समझ में आया। देखो अब इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि इसमें अपन और क्या बनाते हैं और क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। तुम लोग को आ रहा है समय, योगेंद्र समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा। सौरभ भी, वो भी है, ऋषभ भी है। ऋषभ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? नहीं आएगा तो बोलना। यस सर आ रहा है। यहाँ पर बेटा थोड़ा भी है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्चुअली मेरा टारगेट ही वही है कि तुम अगर कंटिन्यू है तो नेक्स्ट क्लास अपन फाइनल बताए तुम लोग को, फाइनल या मतलब प्री फाइनल रहेगा, वो सेकंड ईयर के बच्चे रहेंगे सब, तो साथ में अभी अब तुम्हारे पास टाइम है
टाइम है मतलब एनी हाउ कम, जो बता रहे हैं वैसे करोगे तो कम्पीट करने से कोई नहीं रोक सकता। हम तुम्हें बता रहे हैं ना, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो तुम्हें डाउट, अभी तुम्हें लग रहा होगा ना ये चीज तुम गलती कर रहे हो, हमेशा गलती करोगे, अब ये गलती होने के चांसेस खत्म है। ये स्टूडेंट यही गलती करता है, छोटी माइनर मिस्टेक, 1 नंबर की तो बात है, सिलेक्शन 1 नंबर से रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो यानी अब हमें क्या है कि सबसे पहले आप देखोगे क्या एटमॉस्फेयर में ओपन है। अगर सिस्टम ओपन है तो आप उस पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेंगे। यदि ओपन नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरे कंसेप्ट क्लियर होगा और ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स में भी काम आ जाएंगे। यानी या तो थर्मोडायनामिक्स या तो फ्लूइड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ये, और आता ही है क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन अगर देखोगे तो आता ही है। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखना, एकदम जहां पे भी छोटी छोटी डाउट भी होगा, ये तो अगर बहुत हमें सिलेबस टारगेट नहीं पूरा करना है ना, जितनी टाइम है पर 1.5 आवर का है, 1.5 घंटे का रहता है बीच में, तुम 1.5 आवर में तुम जितने जो भी डाउट हो, सारे डाउट छोटी से छोटी, तुम्हें प्रेशर नहीं आता बोलना सर प्रेशर नहीं आया, जो नहीं आना है उसको पूरे समझ करके जाना है। और ऐसा कब पढ़ना है कंसेप्ट की जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा है, इसमें कहीं से एनी बुक से कोई सी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये नहीं समझ में, ऐसा कैसा, जो भी डाउट हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान था, इससे एक स्टेप और। इन सिलिंड्रिकल जार water is poured to height of 5 meter and above which of a specific gravity 0.95 poured for another 5 meter. Find pressure at bottom. ठीक है, पहले तुम खुद से इसको 1 मिनट पढ़ो, कुछ नहीं, पहले 1 मिनट पढ़ो खुद से, फिर उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद खुद से 1 मिनट पढ़िए क्या समझो, फिर 1 मिनट बाद बताना। ठीक है, रुकने को मैं चार्ज लगाता हूँ, 1 मिनट पढ़ो। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? इससे मत कंफ्यूज होना कि सिलिंड्रिकल वाल में क्या दिया है।
देखो अब देखना हम बता रहे हैं इसको कितना है आसान। ठीक है बताऊं? सर अब वो अपने पास अगर वो दिक्कत आ रही तो कोई बात नहीं है, कैसे नहीं है देखना है इसमें सॉल्यूशन। देखो इसमें दिया इन अ सिलिंड्रिकल जार वाटर इज poured to height of 5 meter and above which of a specific gravity 0.95 poured for another 5 meter find pressure at bottom। यानी कि इस टाइप का है ये। फॉर एग्जाम्पल ऊपर में पी एटमॉस्फेयर, ये अपन दिया है, इसमें आयल भरा हुआ है इसके ऊपर 5 मीटर पे, और इस 5 मीटर में H2O। यानी कहने का मतलब हो गया यहां से यहां लेकर के ये है 5 मीटर और यहां से डिस्टेंस आपका है ये 5 मीटर। ठीक है। और अगर किसी को बॉटम पे यानी कि बॉटम पे यहां पे निकालना है तो कौन कौन सा प्रेशर होगा ऐड? अब तो समझ पा रहे हो कि नहीं? पी एटमॉस्फेयर ऐड होगा और ऊपर से जो आयल दिया उसका ऐड और H2O तीनों का होगा ना। आया समझ में कि नहीं? यानी अगर यहाँ पे कोई निकालना है इसका मतलब है पी एटमॉस्फेयर प्लस पी आयल प्लस पी वाटर, और यही तो कैलकुलेट करना था। ये आसान था, अपन सोच नहीं पा रहे कैसे। यानी कि 2 लेयर्स है, पहला लेयर अपने पास आयल का था, दूसरा H2O का है, नीचे से चले फर्स्ट बॉटम से H2O, आफ्टर दैट जो आयल दिया हुआ उसके ऊपर एटमॉस्फेयर, तीनों को ऐड कर देंगे यानी पी बॉटम पी एटमॉस्फेयर प्लस पी आई प्लस पी H2O। पी एटमॉस्फेयर फिर से 101.32 क्योंकि किलो पास्कल में रहे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। रो जी एच ये आयल का ले लेते हैं बाई 1000 से तो करना पड़ेगा डिवाइड, तभी तो किलो पास्कल में बनेगा। और जीसी का वैल्यू भी प्लस रो जी एच वाटर 1000, उसका वैल्यू जीसी का 1 ही है तो इसलिए फॉर्मूले में आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं भी लिखोगे तो आंसर में कोई नहीं अंतर आ रहा है। 101.32 प्लस 950 9.81 into 5 1000 into 1 plus H2O का 1000 9.81 into 5 by 1000 into 1। कैलकुलेटर इस 1000 से तो 1000 कैंसिल हो गया, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 10190 से 195 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करो तो ये आंसर है मेरे ख्याल से 101 पॉइंट ऐसा है। वन 96.96 किलो पास्कल। तो वेस्ट टाइम नहीं करते हैं। देखो ये समझ में आएगा, दिक्कत क्या था पहले वाला अपन क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे, यही ना?
यस सर। अब इसके बाद है जो मान लो ये अपने पास आंसर, एक बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ ये निकालना। इसके बाद अपन दूसरा कुछ देखेंगे, दूसरा फॉर्मूले है या दूसरा अपन थ्योरी देखेंगे, एक दो मैनोमीटर का भी क्वेश्चन बनाएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपने पास फ्लूइड में भी काम आएगा। सोचना कितनी आसान आंसर है, कितनी इजी बनता है। ये सब हम क्वेश्चन पूछे हुए बता रहा हूँ और टफ नहीं, आसान है। नेक्स्ट लिखो। A pressure cooker is designed to withstand at 1 bar gauge. 1 bar gauge. हाँ सर बताओ। 1 bar gauge, हाँ सर बताओ। हाँ 4 बार है। हाँ 4 बार है। 16 होगा, कुछ हो रहा होगा तो। देखो, a pressure cooker is designed to withstand at 1 bar gauge the opening available head of cooker is 4 mm square, ऊपर का। What should be weight that should be placed in withstand pressure? यानी दिया है, a pressure cooker is designed to withstand at 1 bar gauge the opening available in head of cooker is 4 mm square, area दिया है। What should be weight that should be placed in order to withstand pressure? यानी कितना वेट ऊपर से देना चाहिए कि वो नीचे वो जिसका जो सीटी का मान लो, उसका जो प्रेशर कुकर का ऊपर सीटी है वो ऊपर नहीं जाए। यानी तो कैसे निकालेंगे? प्रेशर और उसका वेट है, उस वेट को किससे डिवाइड कर दोगे आप? वेट मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसका मतलब प्रेशर, दोनों इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर ड्यू टू द गैस और द वाटर जो उसके प्रेशर कुकर के अंदर में उसका होगा इंटरनल। और एक्सटर्नल कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एक्सटर्नल में कौन सा होगा? एक्सटर्नल में आपका हो जाएगा प्रेशर ऊपर से होगा जो वेट का होगा। दोनों को इक्वेट कर दिए तो फिर अपने पास आंसर आ जाएंगे। आया है समझ में कि नहीं आया? बताओ फिर से, ये समझ में आया? एक बार वो बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। देखो, मान लो कि ये कुकर है, फॉर एग्जाम्पल ये कुकर है। कुकर को आप हीट करते हैं तो कुकर को पर यहाँ पे रखते हैं तो कुकर का इंटरनल प्रेशर तो कुछ होगा ना, कुछ तो प्रेशर बढ़ेगा।
और प्रेशर बढ़ता है तभी जाके इसका जो सीटी वॉल्व ऊपर की ओर ओपन हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो नहीं होगा। यस सर। तो मान लो कि ये सीटी दिया हुआ है, तो ये सीटी ऊपर की ओर ओपन यानी वॉल्व ओपन हो गया। कब ओपन होगा? जब इनसाइड प्रेशर भी ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, यानी ऊपर जो वेट दिया है वो सीटी का अगर वेट है, जो वेट दिया है ऊपर में डेड वेट रखा हुआ है, उसकी वेट को और बढ़ा दे, मान लो 1 kg है, तो जल्दी सीटी नहीं देगा वो, मतलब वॉल्व ओपन नहीं हो रहा है। तो the valve be opening due to the internal and external pressure पे, if the internal pressure be greater than the external pressure it means indirectly we can say weight, जो weight है, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट निकल जाएगा। तो अगर उसके वेट से ज्यादा हो गया, इंटरनल प्रेशर हो गया है, मतलब यहाँ भी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स होगा, तो ऊपर वॉल ओपन हो जाएगा। तो हमें ये पूछ रहा है कि इसका कितना वेट होना चाहिए, डेड वेट होना चाहिए कि वॉल्व ओपन नहीं होगा, मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि मतलब डेड वेट ओपन। तो यानी इसका इंटरनल प्रेशर के बारे में लिख के रखा है, या प्रेशर कुकर इज डिजाइन टू विथस्टैंड एट 1 बार गेज, यानी 1 बार गेज के लिए प्रेशर कुकर बनाया हुआ डिजाइन, इससे ज्यादा हुआ तो ब्रस्ट कर जाएगा। इसके लिए अपने वो क्या होगा कि ऊपर में जितना लोड है, वेट है और इंटरनल प्रेशर दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक के बराबर डब्ल्यू का वैल्यू निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आया समझ में क्या पूछ रहा है वो? दोनों इक्वल होना, यानी ऐसा कौन सा इंस्टेंट होगा, कितने वेट होगा जिसके लिए वॉल्व ओपन नहीं होगा। ये देखो, given P equal to 1 bar, (10 to the power 5 Newton per meter square) and A equal to 4 mm square, 4 into 10 to the power -6 अगर mm को कर रहा है मीटर में स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है। तो सो फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन इक्विलिब्रियम जनरेट तब करेगा, इट मींस इंटरनल प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। फॉर condition of equilibrium P internal equal to P external, so P atmospheric plus P gauge, और यहां लिख सकते हो P atmospheric प्लस वेट बाय एरिया, वेट बाय एरिया। अब जनरली पी गेज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आता है कहीं पे देखते हो ना, तो रो जी एच इसलिए कर देते हैं कि दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वॉल्व रहता है, इसलिए कैंसिल हो जाता रहता है। तो यहाँ पे है पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज इक्वल टू इतना, सो कैंसिल कर सकते हो पी एटमॉस्फेरिक से, तो पी गेज W by A, which implies W equal to P gauge into A. So W equal to 10 to the power 5 into 4 into 10 to the power -6, सबको करो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, ये हो गया 10 to the power -6, 10 to the power 0.4, 0.4 न्यूटन, ऐसा होना चाहिए डब्ल्यू का वैल्यू 0.4 न्यूटन। तो ये आसान था क्वेश्चन, लेकिन अपन समझ नहीं पा रहे, तो आंसर टफ पढ़ने का, एक बार कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना क्वेश्चन तो उसको लगता है भारी बनेगा ही नहीं,
लेकिन एक्चुअली होता बहुत आसान है वो। यही गेट का स्टैंडर्ड है और यही पूछता है उसमें। दिखता ऐसा है लेकिन उतनी टफ होता नहीं है, होता तो आसान ही है, लेकिन अपन बना नहीं पाते हैं। दिक्कत रहता है कि अपन कैसे सॉल्व करें, कैसे बनाए, ये चीज अपने को प्रॉब्लम करता रहता है। सर बस पी एक्सटर्नल बता दीजिए ना, पी एटमॉस्फेयर प्लस डब्ल्यू बाय ए कैसे आया? अच्छा, पी एक्सटर्नल देखो, यस सर। हाँ समझो एकदम सही, ऐसे ही करके पूछो जो चीज समझ में नहीं आए। ये मान लो पहले प्रेशर कुकर है, दिमाग से, ये प्रेशर कुकर हो गया और इसमें हमने एक वॉल लगा दी, इस पे एक बॉल लगा दी जिसको तुम बोलते हो कि यहाँ से सीटी जो मैक्सिमम प्रेशर निकलने के लिए रहता है, और उसको मान लो कि इस तरह का आपने बना दिया, उसमें तो डेड वेट कहलाता है, डेड वेट कहलाता है जो कि कांस्टेंट रहता है। तो मान लो जैसे हमने प्रेशर कुकर पे अपने को हीटिंग करने के लिए रखा है कुकर को, तो इनिशियल में तो वो वॉल्व ऊपर नहीं उठता है, डेड वेट तो नहीं जाता है। डेड वेट कब जाता है, बता सकते हो डेड वेट कब जब प्रेशर उठेगा? अंदर का ज्यादा हो। ठीक है, तो अंदर, अब इसके पास ये जो है एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल की बात हो, एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में लो उसका वेट, ये जो वेट जितना जो तुम उसको जनरल सिटी बोलते जो वेट है उसका वेट, प्लस ऊपर से एयर भी तो है, एटमॉस्फेरिक भी तो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही फिनोमेना हो रहा है, तो दोनों में एटमॉस्फेरिक कंसीडर किया है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि W इसका वेट है वो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ना इस पे, जो 1 एटमॉस्फेयर तो लगा हुआ है ना, क्योंकि एयर ऊपर में है, तो इसलिए अपन कैलकुलेट किए हैं कि P एक्सटर्नल होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस W बाई A। W कहने का मतलब वेट, बाई A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस A का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, ये प्रेशर कुकर इज डिजाइन टू विथस्टैंड एट 1 bar gauge the opening available in head of cooker is 4 mm square, ये लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि आप एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल करने, नहीं तो तुम कैसे कर पाओगे। वेट हो गया न्यूटन और प्रेशर हो गया न्यूटन पर मीटर, दोनों को LHS इक्वल टू RHS हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो हमें पहले या तो सबको न्यूटन या फोर्स में कन्वर्ट करें, या पहले प्रेशर में करें, इसलिए एक्सटर्नल इक्वल टू ये दोनों हमने काउंट किया, वेट बाई ए। ठीक है, यस सर। हाँ ये प्रेशर लिया था। ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक आसान सा बना के देखते हैं, वो उसका मैनोमीटर का क्वेश्चन है, 1-2 मैनोमीटर का क्वेश्चन। मैनोमीटर का क्वेश्चन तुम लोग बनाओ किसी में, कि फ्लूइड मैकेनिक्स या थर्मल ने बनाया हो कि अभी कभी नहीं बनाया, बनाए हो कि नहीं, नहीं बनाए हो? देखो ये एकदम आसान सा दे रहा हूँ, और ये सब पूछा है 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितने इजी है। अब स्टूडेंट से बन नहीं रहा कैसा, कितने इजी है। तो 2 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देते उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन पीवी इक्वल टू एनआरटी जो गैस लॉ, उसका फिर कंसेप्ट उसके बेस पे भी क्वेश्चन रहता है। पहले तो अपन इससे डायरेक्टली पी इक्वल टू जो रो जीएच है उससे आंसर निकाले, और विदाउट कंफ्यूजन का देखना ये। अक्रॉस एक, सॉरी, across a steam pipeline a steam pipeline manometer is connected as shown in figure। बता रहा हूं फिगर में। What is difference in pressure of a steam in pipe? Pressure of a steam in pipe,
तो इसकी मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, यानी कितना प्रेशर स्टीम का है उस पाइप में, उसको फाइंड आउट करना है, और ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम है। चलो ये दिया है डायग्राम, और इसकी डिस्टेंस फिगर में मेंशन है। ये इसके ऊपर है, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास। HW इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट ऊपर लिखा। और ये जो है इसमें, इसको अपन बोलते हैं H2O है। दूसरा, इस लाइन के नीचे Hg है, मरकरी है इसमें Hg, और इसकी डिस्टेंस है 0.5 मीटर। चलो देखो इसमें क्या है, बना लिया क्या डायग्राम? पहले बना लो, फिर मैं समझा देता हूं एक बार। बन जाए तो बताना। यस सर, बन गया। देखो देखो बेटा, ये क्या है कॉस्ट में, अक्रॉस स्टीम पाइपलाइन मैनोमीटर इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। व्हाट इज डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ स्टीम इन पाइप? यानी जो स्टीम जो पाइप का है उसमें कितना डिफरेंस क्या है। इसमें देखो ये है, ये स्टीम पाइप, यानी कि इसमें जो ओपन है इसके ऊपर ये इसमें स्टीम भरा हुआ है। अब स्टीम है और इसमें इतना वाटर दिया हुआ है, ठीक है, वाटर दिया, और इस पे जो H हमने लिखा ये Hg है, मरकरी है, है तो पूरा मरकरी, लेकिन इसके ऊपर मरकरी दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है पी स्टीम, जो पी स्टीम है वो फाइंड आउट करना है। तो पी स्टीम, प्रेशर ऑफ स्टीम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अपने को निकालना पड़ेगा। देखो प्रेशर ऑफ स्टीम मुझे निकालना है, यानी कैसे फाइंड आउट करें प्रेशर ऑफ स्टीम। देखो तो इसमें यहां पे अगर प्रेशर, समझना तुम ही इसका आंसर दे देना जैसे बोलूंगा, तो यहां के पॉइंट के कैलकुलेट करो, इसके ऊपर में क्या क्या है। यहाँ का प्रेशर अगर निकालेंगे तो इसके प्रेशर में क्या क्या है, इसके ऊपर क्या क्या है। यानी अगर ये लाइन नहीं होता, इसके नीचे केवल इतना ही होता, तो कौन कौन सा प्रेशर ऐड करते आप? अरे पी स्टीम ऊपर का प्लस पी वाटर, यानी ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, मतलब ऐसा है यहां तक, इसमें इतना स्टीम है और इतना वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ऊपर में स्टीम है, और यहाँ पे कोई प्रेशर तुमको पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, क्या होगा प्रेशर? सर स्टीम और वाटर का प्रेशर दोनों कैलकुलेट। वेरी गुड, पी प्लस स्टीम का।
तो सिमिलरली यहाँ पे इधर से जो प्रेशर है, यहाँ पे अगर ये जो Hg मरकरी स्टैटिक कंडीशन में है, इसका मतलब है कि यहाँ का प्रेशर निकाल लें और यहाँ का प्रेशर निकाल लें। इस साइड दोनों, क्योंकि दोनों के कॉलम पे दो सेम प्रेशर होगा, इसलिए वहां पे वो रुका हुआ है। तो जब इसका प्रेशर निकाल लिया और इसका प्रेशर निकाल लें और इसका प्रेशर निकालेंगे तो कौन कौन सा प्रेशर यहाँ पे आएगा, ये तो सोच के बताओ, यहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर होगा। इसके ऊपर यहाँ से H पे Hg है और दूसरा उसके ऊपर क्या है, G के ऊपर भी कुछ है क्या, एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक, वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक निकल गया आंसर। यानी कि एक पॉइंट आप इस कोई सा कंसीडर वहां पे करते हैं जहां पे यहाँ पे आप कंसीडर कर लो और दोनों को इक्वेट करो, तुम्हें निकालना ही पी एस टीम है, पी एस टीम का आंसर निकल गया। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन नहीं बनाते तो बनते ही नहीं, छोड़ते रहते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर, ऐसा फिगर में दिया हुआ है, हमने किया नहीं, क्वेश्चन में गिवन था ये डेटा। दो तरह से आते हैं, एक तो या तो मेंशन होगा क्वेश्चन में, या तो इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दिया होगा। ये सॉल्यूशन में हम देखे हैं एट पॉइंट, इस लेवल को आप डिसाइड कर लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डिसाइड ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां से लिख लेते हैं, सो पी फ्रॉम फिगर, लिख लो अपने फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से पी एस टी प्लस वाटर का लिख ले रो डब्लू, जी तो सबका सेम ही होगा, एच डब्लू इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो एच जी का रो, जी एच जी। तुम्हें निकालना क्या था, पीएसटी में तो निकालना था बेटा, पी वैल्यू पुट करिए और निकालिए। सो पीएसटी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक 101.325 किलो पास्कल प्लस रो जी एच, ये दिया है 0.3 ये मतलब एच जी का 0.5 है, यहां से 0.5 13600 9.81 1000, और फिर माइनस करना पड़ेगा कि रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू को ले गए तो माइनस, सो माइनस 0 पॉइंट मीटर है तो इसको अपन लिख लेते हैं 0.03 10⁻⁻2 है, 1000 रो 9.81 1000, so P esteem equal to 101.325 प्लस, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे ये 2 तक कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितनी होते हैं, ये है साइड, ये है मैं बता रहा हूं मेरे पास है कैलकुलेट 66.708 माइनस 294 माइनस 294, तो सो पी एटमॉस्फेरिक, पी एस्टीम विल भी होगा 167.73 किलो पास्कल। देखो ये आंसर निकल गया, यही पूछ रहा था वो। ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं है, बन जाएगा अब। यस सर, यस। ज्यादा टफ नहीं था, आसान था।
पहले एक दो बता के फिर हम तीन चार कुछ क्वेश्चन देंगे घर से बनाने के लिए, वो बनाना। पहले इसमें कंसेप्ट इसी में, जिसमें डाउट है तुम लोगों तो बताओ, कोई भी डाउट, थोड़ी भी डाउट हो तो इसमें बताओ। अगर डाउट नहीं हो तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुम आंसर जस्ट निकालो। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं तो फिर अपन आंसर बना सकते हो। चलो एक इसका आंसर निकालना भी, दोनों जल्दी से निकालना। इसमें डायग्राम भी नहीं, आसान इसका आंसर निकालना। जो इतना भारी का आंसर निकल गया, ये समझ गए? देखो कैसे समझ गए, यही चीज आंसर रहता और स्टूडेंट छोड़ के चला आता। ये तुम्हें उसमें फ्लूइड में भी तो पढ़ा होगा, फ्लूइड में नहीं पढ़े थे? पढ़े तो होगे ना मेरे ख्याल से, नहीं पढ़ा। लिखो तो, when liquid of density 5 gram per cc used, डेंसिटी दिया है, height of rays of Hg 40 सेंटीमीटर। It is replaced with liquid of density 10 gram per cc। To measure same pressure, what is rays of height? What is rays of height? यानी इसमें दिया हुआ है फेन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, जो जिसका डेंसिटी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यूज करते हैं, तो उसका जो हाइट रेंज होता है 40 सेंटीमीटर। यदि आप उसको रिप्लेस कर दे डेंसिटी जिसका 10 ग्राम पर सीसी है, तो कौन सा हाइट होगा? निकलेगा ये? क्या निकाल पाओगे? दो कंडीशन का है, दो कंडीशन का है। देखो हम बता रहे हैं क्या गिवन है। यानी एक बार, पहला बार रो 1 दिया हुआ 5 ग्राम पर सीसी, इसके लिए H1 दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर। अब उसको रिप्लेस कर दो, उसमें से हटा दिया, अब रो 2 कर दिया, तो रो 2 आपको दिया है 10 ग्राम पर सीसी, और H2 पूछ रहा है, निकालो तो कितना निकलेगा? दोनों सेम प्रेशर मेजर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का प्रेशर इक्वेट कर देंगे। हाँ निकालो तो आंसर कितना आएगा। एक का प्रेशर कितना होगा, पहले वाले का फॉर्मूला के टर्म बताओ। प्रेशर कैसे निकालोगे? तभी तो इक्वेट करो। प्रेशर कैसे निकालोगे? बोला तो तुमने सही, एकदम प्रेशर इक्वेट करेंगे, सही है। अगर सेम प्रेशर है तो हमने लिखा था ना थोड़ा देर पहले नोट, देखो तो आप ये नोट, इसको भी यूज कर सकते, नहीं तो सेम प्रेशर वाला फॉर्मूला तो था ही, इसको भी यूज कर सकते। देखो आज दिखाए थे ना,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉट ओनली चेंज, यहाँ से हाइट है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये उसमें भी तो यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों का प्रेशर सेम है, इसका मतलब अगर दोनों का एटमॉस्फेरिक भी ऐड कर देते हैं तो दोनों में एटमॉस्फेरिक ऐड होगा, या तो वो इंडिपेंडेंट होगा फॉर्मूले से। तो रो जी Yes, sir. H1 रो G1 H1 इक्वल टू, सॉरी, रो 1 जी H1 इक्वल टू रो 2 जी H2, यही ना दोनों का प्रेशर। यानी कि P1 देखो और अच्छे समझाने के लिए तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, P1 इक्वल टू हो गया अगर बनाते हो तो P एटमॉस्फेयर प्लस रो 1 जी H1 एंड P2 इक्वल टू हो गया P एटमॉस्फेयर प्लस रो 2 जी H2। तो P एटमॉस्फेयर नहीं भी कोई लिखता है तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि तो कैंसिल ही हो जाना है ना LHS RHS में। तो P1 इक्वल टू P2 फ्रॉम क्वेश्चन विच इम्प्लाइज P एटमॉस्फेयर को कैंसिल कर दो, दोनों साइड हो जाएगा P एटमॉस्फेयर, रो 1 जी H1 इक्वल टू रो T जी H2, यानी कि रो 1 H1 इक्वल टू रो 2 H2, जी कैंसिल हो गया दोनों। तो आपको क्या निकालना है, H2, बाकी तो दिया ही है, रो 1 H1 बाई रो 2, वैल्यू पुट कर दो, देखो निकल जाएगा, कितने आसान था। रो 1 G1 H1 इक्वल टू कितना निकलेगा बताओ। सर एक सेकंड, हाइट है 40 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है ना, मीटर है। हाँ सेंटीमीटर, देखो क्या दिया वो 40 सेंटीमीटर है। डेंसिटी डबल हो गया तो हाइट कितना होगा, आधी हो जाएगी ना क्या। यस सर। डेंसिटी डबल हो गया तो हाइट आधी हो जाएगी ना। डेंसिटी रो 1 5 से 10 हो गया हाँ सर। तो हाइट आधी, तो वैल्यू पुट करोगे तब भी वही होगा, डायरेक्ट भी निकाल लोगे। इसको क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है हम बता सकते हैं, बताते हैं तुमको। ये हो गया 40/10। अब इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था, ये कंडीशन व्हेन लिक्विड ऑफ डेंसिटी नहीं लिखा रहेगा, व्हेन लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना और इतना, if it is replaced by the liquid of density double of the previous density, ऐसा पूछेगा, डबल ऑफ द प्रीवियस डेंसिटी, व्हाट इज द रेंज ऑफ हाइट, न्यू हाइट, हाइट दिया रहेगा। तो अगर तुम्हारे केवल डबल भी लिख दिया तो तुमको समझना पड़ेगा ये हाफ है, क्योंकि रो 1 H1 इक्वल टू रो 2 H2, तो वहां से अपन निकालेंगे। इसको ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा सकता है फॉर प्रेशर के लिए। अब इसके बाद है, यही सब मेन क्वेश्चन था इसके। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं तुम्हें, कल बना लेना, दिखा लेना, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देकर छोड़ देता हूँ। अब वो नेक्स्ट इसको बनाना, छोड़ना नहीं, अच्छे से अब ये बनाओ तो बना सकते हो। तो जो दूसरा होगा फिर अपन वो प्रॉपर्टीज या जो तुम पर जो प्रॉपर्टीज प्रोसेस, उससे पहले का चीज हमने बता दी, क्योंकि उस सब में ये यूज आता है, प्रेशर क्या है। अभी उसमें एक दो और मुझे कंसेप्ट बताने पड़ेंगे कि कहीं कहीं पे फोर्स लगता है, कहीं पे स्प्रिंग लगा देते हैं, तो स्प्रिंग का कंसेप्ट पता तो होना चाहिए, पहले तो पढ़ा होगा लेकिन पता तो होना चाहिए स्प्रिंग का कंसेप्ट, तभी तो उससे आंसर बनेगा, तभी तो अपन सारा वो फॉर्मूला निकालते थे क्लोज सिस्टम के लिए, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लिख लो इससे रिलेटेड, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने रूल तरीका बताया वो सब में यूज रहेगा, चाहे इंक्लाइंड हो चाहे वर्टिकल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सब में यूज होता है। कंफ्यूज कराने के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हें बताता हूँ, लिख लो इसमें। पेन U2 मैनोमीटर used height of rays of liquid
column is 0.5 meter. It is replaced with inclined tube manometer making angle of 30 degree with horizontal. To what length? Liquid should flow into tube in order to measure same pressure. देखो ये इसमें डायग्राम तो नहीं दिया, लेकिन हम तुम्हें डायग्राम के लिए हिंट दे देते हैं, देख लेना बना के कैसा है डायग्राम में। पहले क्वेश्चन खुद से बनाओ डायग्राम, छोड़ो नहीं बनेगा तो अपन देखेंगे। कोशिश करना, नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है, एकदम आसान, एक लाइन का है, एक स्टेप, सिंगल स्टेप। जो वर्टिकल देखो U2 मैनोमीटर, हाइट दिया, रेज दिया है 0.5 दिया हुआ है। अब इट इज रिप्लेस्ड विथ इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री कर रहा है मैनोमीटर, तो आपको ये बताना है कि कितना लेंथ लिक्विड शुड फ्लो इनटू द इन ऑर्डर टू मेजर सेम प्रेशर। यानी कि अगर यहां से समझना, अगर यहां से 5 मीटर है तो यहां पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा रो GH, और इतने ही प्रेशर मुझे क्रिएट करानी है, लेकिन इसको हमने टिल्ट कर दिया है 30 डिग्री पे, तो अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना, अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं, कैसे निकलेगा? हाँ सर, उसमें प्रेशर तो सेम है, पर वो जो टिल्ट किया है ना, वो समझ में नहीं आ रहा एंगल। चलो ये 30, देखो मैं बताता हूँ, तो सोचना थोड़ा, एकदम सोच, एकदम देखना कैसे। मान लो कि एक अभी यहाँ पे पाइप है, वो पाइप को हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, यानी बॉटम लाइन से इसकी डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा लिक्विड के से? यदि बॉटम अगर 0 है तो यहाँ पे ये मान लो लिया, तो यहाँ पे अगर हमने कंसीडर किया है ये लाइन, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा उस फ्लूइड का? बट हॉरिजॉन्टल रख दिया है, कितना होगा? H कितना है इस केस में? सर अरे बॉटम हमने 0 है ना, हाँ, हाइट तो 0। तो 0 है तो 0 हो गया। हाँ सर, अब प्रेशर किसी 0। को मान लो कि हाँ किसी ने इसको ऐसा किया है, मान लो, सॉरी इसको भी रुक दो, थोड़ा देर पहले रुको। अब किसी ने इसको टिल्ट करके घुमा करके ऐसा कर दिया है 30 डिग्री पे, तो इसका जो प्रेशर होगा, एक्चुअली लेंथ तो ये है लेकिन हाइट तो यही कैलकुलेट होगा, समझ रहे हो? यानी अगर इसको निकालोगे रो GH, तो दिस हाइट भी कैलकुलेटेड, नो कि ये लेंथ कैलकुलेटेड होगा, समझ रहे हैं? ये हाइट कैलकुलेटेड होगा। यदि जब टिल्ट, जब पूरे फ्लैट है, स्ट्रेट है, तो 0, क्योंकि उसकी लेंथ हाइट नहीं है। जब थोड़ा टिल्ट के थोड़ा प्रेशर बढ़ा होगा
थोड़ा प्रेशर यानी एच बढ़ता चला गया। जब इसको टोटली वर्टिकल कर देंगे तो जितनी बड़ी लेंथ है यानी रो जी एल के बराबर लग जाएगा, इस पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा। यानी हमेशा टिल्ट हो या वर्टिकल हो, तुम्हें तो हाइट कैलकुलेट करनी है, कितनी हाइट है, ना कि लेंथ। यानी हमें अगर निकालना है प्रेशर तो हम ये कैलकुलेट करेंगे ना कि ये कैलकुलेट करेंगे। ये तो लेंथ कितना भी हो सकता है, जब हॉरिजॉन्टल रखा है तो लेंथ उतनी बड़ी है, उतने लिक्विड रखा हुआ है, लेकिन उसका 0 दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन हाइट अगर दे रहे हैं और इसी को वर्टिकल कर देंगे तो बॉटम पे रो जी एच वन जितनी हाइट है और कम होगा। तो हमेशा याद रखना कि ये चीज है। यानी इस क्वेश्चन में ये लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन पहली बार में ये दे दिया है 0.5। अब ये बता रहा है कि इसी को 30 डिग्री से टिल्ट कर दिए तो ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में ये दे दिया है और 30 डिग्री दिया है, तो ये निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा कि हाँ हाँ सर निकल जाएगा। बेटा साइन 30 इक्वल टू जो हाँ अपने पास h बाई एल, और आप एल निकालिए। ये क्वेश्चन है। आप बताओ, इसमें डायग्राम भी बहुत लंबा दे करके ऐसे करके मैनोमीटर, इतना बड़ा मैनोमीटर बना के देखा। स्टूडेंट तो वैसे ही छोड़ के चला आया, ये ऐसा मैनोमीटर बना दिया था, इस टाइप से बना दिया था, और इसको ये बना के यहाँ से इस तरह से कुछ बना दिया। इसकी डिस्टेंस उसने कर दी कि ये 0.5 है। फिर एक बड़ा सा ट्यूब बना, इस तरह से कुछ बना के दिया था और ऐसा करके दिया 0.5। मैंने कंफ्यूज कराने के लिए कुछ ही बड़ा सा फिगर दे दिया, लेकिन है तो एक लाइन का आंसर। इसमें तो कंसेप्ट ही नहीं कुछ। इसमें ये कंसेप्ट था कि आप टिल्ट करते हैं तो कोई अंतर नहीं है, आप परपेंडिकुलर देना है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है। हाइपोटेन्यूस थीटा एंगल दिया है sin थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस यूज होता है, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो ये है, निकाल लेना आंसर, एक लाइन का आंसर है। तो जो अब नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी स्प्रिंग का कंसेप्ट बता दूंगा। वो कंसेप्ट जब पढ़ते हैं ना, वो वही क्लोज सिस्टम की इतना दो दो क्लोज सिस्टम है, बीच में एक हमने उसका पार्टीशन लगा के रखा है, उस पर कितना फोर्स है, तो वहाँ कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में अपन वो बता देंगे, ठीक है। सर। चलो तो रखो, तो एंड करते हैं। तो हाँ एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।